दोस्तों, साल 1947 के बाद से ही देश में आजादी की लहर तो थी, लेकिन पूरे देश को एक राष्ट्र बनाने की समस्या भी थी। और इसी में से कई रियासतें ऐसी थी जिन्हें भारत का हिस्सा बनाने में देश की पूरी सियासत को कई पापड़ बेलने पड़े। ऐसी एक रियासत थी त्रिपुरा की, जो कि पहले भारत का हिस्सा नहीं था। दरअसल एक समय था जब भारत के नॉर्थ ईस्ट में बसे त्रिपुरा राज्य पर माणिक्य वंश का राज हुआ था और राजा थे वीर विक्रम किशोर देव बर्मन। लेकिन जिस त्रिपुरा की आज हम बात करने जा रहे हैं उसे अंग्रेज हिल टिप्पेरा के नाम से बुलाते थे। साथ ही इसमें टिप्पेरा जिला भी आता था। इसके पहले उदयपुर इसकी राजधानी हुआ करता था। फिर 18वीं सदी में ओल्ड अगरतला और 19वीं सदी में एक नए शहर को अगरतला नाम देकर राजधानी बनाया गया। इस तरह से इस इलाके के नाम और काम दोनों समय समय पर बदलते रहे हैं। और तब त्रिपुरा के राजा आसपास के इलाके जैसे नोआखाली और सिलहट से भी जमींदारी वसूला करते थे, जिसका एक हिस्सा अंग्रेजों के पास जाता था, यानी बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पूरे भारत में हुआ करता था। लेकिन आजादी के समय देश का बंटवारा भी हुआ था, जिसमें सारी रियासतों की राजगिरी निकल गई। लेकिन यहीं पर एक गेम इस रियासत के साथ हुआ कि रेडक्लिफ, जिसने भारत और पाकिस्तान बंटवारे की लाइन खींची थी, उसने टिप्पेरा जिला यानी आज का त्रिपुरा और नोआखाली समेत काफी हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया। इसके अलावा चिटगांव का पहाड़ी इलाका भी पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था, जबकि यहाँ 97% जनसंख्या बौद्ध धर्म मानने वालों की थी और ये लोग भारत से जुड़ना चाहते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने पश्चिम में लाहौर के साथ किया था, जहाँ हिंदुओं की बड़ी संख्या होने के बावजूद वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। अब वापस त्रिपुरा पर आए तो मुस्लिम लीग 1947 की शुरुआत से इसको लेकर बहस कर रहा था कि ये इलाका उसे ही अपने पूर्वी पाकिस्तान में चाहिए, और ऐसे में दंगे का माहौल भी बन गया। और जब माहौल बिगड़ा तो इन इलाकों से लोग भाग कर त्रिपुरा और आसपास के राज्य में शरण लेने पहुंचे। 1947 के अप्रैल महीने तक राजा वीर विक्रम को अंदेशा हो चुका था कि भारत पाकिस्तान बंटवारे की घोषणा होते ही सिचुएशन और खराब हो जाएगी। लेकिन उन्होंने 28 अप्रैल 1947 के रोज राजा वीर विक्रम से घोषणा की कि त्रिपुरा भारत का हिस्सा बनेगा। इस बाबत उन्होंने संविधान सभा के सचिव को एक टेलीग्राम भेजकर खबर भी कर दी। लेकिन ये कहानी चल ही रही थी कि इसके कुछ ही दिनों बाद 17 मई को अचानक महाराजा की मौत हो गई, जिससे कि त्रिपुरा का भविष्य पेंडुलम की तरह झूल गया। चूंकि युवराज किरीट विक्रम किशोर माणिक्य अभी छोटे थे, इसलिए एक रिजेंसी काउंसिल बनाकर राजकाज का काम ले लिया महारानी ने। बता दें, 1914 में पैदा हुई महारानी कंचन प्रभा पन्ना के महाराज की सबसे बड़ी बेटी थी और 17 साल की उम्र में उनका महाराजा से विवाह हुआ था। महाराजा की मौत के बाद ये सारी जिम्मेदारी उन पर आ गई थी और बाहरी व भीतरी शक्तियों से लगातार खतरा बना हुआ था। ऐसे में राजभवन के भीतर से शुरुआत हुई एक षड्यंत्र की, वो भी बिल्कुल टिपिकल राजाओं वाले। हुआ वही कि राजा वीर विक्रम के एक सौतेले भाई हुआ करते थे, दुर्जय किशोर, और तो और इन भैया की खुद राजा बनने की बड़ी तमन्ना थी। इसलिए जयचंद बने दुर्जय किशोर ने अब्दुल बारिक उर्फ गेडू मियां से हाथ मिला लिया, जो तब उस इलाके में सबसे रईस लोगों में से एक था और अंजुमन इस्लामिया नाम के एक संगठन के लीडर हुआ करते थे। इस संगठन को मुस्लिम लीग का सपोर्ट मिला हुआ था। इसके बाद सत्ता दुर्जय के हाथ में आ जाती, लेकिन इनके सामने दिक्कत थी। 11 जून को त्रिपुरा काउंसिल ने एक नोटिफिकेशन निकाला और सारी जनता को ये बता दिया कि महाराजा वीर विक्रम पहले से ही भारत में मिलने का निर्णय ले चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने त्रिपुरा की तरफ से संविधान सभा में अपना रिप्रेजेंटेटिव भी नामजद कर दिया। माहौल भड़काने के लिए अंजुमन इस्लामिया ने लोकल सपोर्ट जुटाना शुरू किया और लोगों को भारत के खिलाफ भड़काने के लिए लोगों के कान भरने शुरू कर दिए। लेकिन इधर नई महारानी को इसकी खबर लग गई और फिर उन्होंने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए। लेकिन ऐसे कई मंत्री थे जो उस समय दुर्जय का सपोर्ट करते थे, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए रानी ने ऐसे मंत्रियों का इस्तीफा लेकर कईयों को तो राज्य से बाहर भेज दिया और उनके राज्य में घुसने पर रोक लगा दी। महारानी जानती थी कि सरदार पटेल को इसकी खबर मिलना जरूरी है। वो अपने पिता के साथ पहले भी पटेल से मिल चुकी थी।
अक्टूबर महीने में उन्होंने बंगाल कांग्रेस कमेटी के जरिए सरदार पटेल को एक संदेश भिजवाया। पटेल तुरंत हरकत में आए और उन्होंने आसाम के गवर्नर अकबर हैदरी को खत लिखकर त्रिपुरा और मणिपुर के हालात पर नजर रखने को कहा और साथ ही महारानी को कुछ समय तक सुरक्षा के लिए शिलोंग में रखा गया और कुछ ही दिनों बाद एयरफोर्स की एक टुकड़ी त्रिपुरा के लिए रवाना हो गई। और दूसरी तरफ भारत सरकार की सलाह से 12 जनवरी 1948 को महारानी ने रीजेंसी काउंसिल भंग कर दी और वहां पर भारत सरकार से नेगोशिएट करने के लिए सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव बन गई और इसके एक साल बाद तक स्थिति वैसी बनी रही, यानी कि इस रियासत का भारत सरकार में शामिल होने का नेगोशिएशन चलता रहा। महारानी ने त्रिपुरा में किसी भी तरह का कोई विद्रोह होने से बचाए रखा। वहीं पटेल ने तय किया कि त्रिपुरा में पाकिस्तान कश्मीर जैसी कोई हरकत न कर पाए। इसीलिए 9 सितंबर 1949 को त्रिपुरा मर्जर डॉक्यूमेंट पर दस्तखत हुए और 15 अक्टूबर 1949 को त्रिपुरा ऑफिशियल तौर पर भारत में विलय हो गया। 1956 में त्रिपुरा को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला और 1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। एक तरह से देखें तो साल 1971-72 का जहां भी जिक्र होता है वहां सिर्फ भारत पाकिस्तान की जंग या पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का ही जिक्र मिलता है। साल 1971 को भारत के इतिहास में इस जंग और जंग में हमारी जीत के लिए याद किया जाता है। 1971 की जंग साल के आखिर में लड़ी गई थी और इस जंग के तुरंत बाद ही ऐसे देश में 3 राज्यों के विलय का काम किया गया जिसमें से एक त्रिपुरा भी था। बात अगर इसी में मणिपुर की करें तो मणिपुर का लंबा और शानदार इतिहास रहा है। कई राजाओं ने मणिपुर का शासन और मणिपुर की स्वतंत्रता 19वीं सदी के आरंभ तक बनी रही, लेकिन उसके बाद 7 साल बर्मी लोगों ने यहाँ पर कब्जा करके शासन किया। 1891 में मणिपुर ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया और 1947 में बाकी के देश के साथ भी आजाद हुआ। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। दोस्तों, ये देश भारत के लिए बहुत जरूरी भी है। मणिपुर के पूर्व में म्यांमार, उत्तर में नागालैंड, पश्चिम में असम और मिजोरम तथा दक्षिण में म्यांमार और मिजोरम से घिरा हुआ है और इस राज्य के 9/10 भाग में पहाड़ियां हैं। यहाँ 70% आबादी इन पहाड़ों पर ही निर्भर करती है। मणिपुर के उखरुल जिले में सिरोड़ पर्वतमाला में सिरोड़ लिली पाई जाती है। विश्व में लिली फूल सिर्फ यहीं पाया जाता है, जो कि मणिपुर के लोगों की कमाई का जरिया भी है। दोस्तों, इसके बाद भी देश में कई राज्य ऐसे आए जो या तो देश का हिस्सा बने या किसी और राज्य से अलग होकर अपनी अलग पहचान बना पाए। जिसमें अगर साल 1975 की बात करें तो 1975 में देश ने अपने सबसे ज्यादा विवादित राज्य सिक्किम को अपने में शामिल कर लिया और आज कहा जाता है कि रॉ, जो एक वक्त में देश में अलग तरह की जासूसी काम के लिए बनाया गया था, उसे इंदिरा गांधी ने साफ साफ बोल दिया था कि उन्हें सिक्किम अपने कब्जे में चाहिए और ऐसा ही हुआ। 16 मई 1975 को ये राज्य भारतीय संघ का हिस्सा बना था। It's not easy to find Sikkim on the map unless one knows where to look for it. इसके बाद साल आता है 1987 और इस साल भारत में शामिल होता है गोवा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये राज्य ना तो किसी राजा के अंडर में था, ना ही किसी ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल किया हुआ था, बल्कि इस पर पुर्तगालियों ने अपना कब्जा जमा रखा था। 1961 में भारतीय सेना ने इसे मुक्त कराया और इसे यूनियन टेरिटरी बनाया। इसके साथ ही दमन और दीव को भी इंडिपेंडेंट करा लिया गया। 30 मई 1987 को इसे पूर्ण राज्य घोषित कर दिया गया। Panjim and the little colony of which it is the capital have been Portuguese for 450 years. Now it is part of the Republic of India after just about the easiest conquest on record. और ये भारत में बतौर राज्य शामिल हो गया। 1972 में अरुणाचल प्रदेश को भी देश में शामिल करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 1987 में इसे पूर्ण राज्य बनाया गया और ईटानगर को इसकी राजधानी घोषित की गई। 1987 में मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसके पहले ही असम का एक जिला था। 1972 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। यानी अगर आप एक तरह से देखें तो पूर्वोत्तर के बहुत से राज्यों को भारतीय संघ में मिलाने के लिए तो काम इंदिरा गांधी ने किया था, वो शायद किसी ने नहीं किया। आपके इस मामले में क्या राय है, कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।